सुबह का सूरज चमकने लगा था। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी बिखर रही थी। करण अपने घर के बगीचे में बैठे बैठे एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो अपने बगीचे में लगे फूलों को देखकर ठीक वैसे ही महसूस कर रहा था जैसे उसने उस गुफा में चमकती हुई जड़ी बूटियों को देखकर किया था। करण का मन अब बस उन जड़ी बूटियों में ही था। जब से वो उस गुफा में जड़ी बूटियों को देखकर आया है, उसे किसी दूसरी चीज का ध्यान ही नहीं है। वो मस्त अपनी धुन में गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसके बाबा पीछे से उसे कहते हैं, कभी कुछ काम धंधा भी कर लिया कर, कब तक ऐसे ही फालतू घर में पड़ा रहेगा। एक बार धूल में लट्टू चलाने से कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं बन जाता। बाबा आप कब आए? करण ने हकलाते हुए अपने बाबा से कहा। मेरी छोड़, तू बता, सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रहा है? कुछ काम धंधा नहीं सोचता तुझे? कब तक तू मुझसे ऐसे ही कड़वी बातें उगलवाता रहेगा? तंग आ गया हूं अब मैं तुझसे। कुलपति जी करण पर गुस्सा करते हुए कहते हैं। करण अपने बाबा की कड़वी बातें सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन फिर गिड़गिड़ाकर कहता है, बाबा आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपका सर गर्व से ऊंचा कर सकूं, अपने घराने और सबके लिए कुछ अच्छा करूं। और बाबा, कल मैं जंगल में भी गया था जड़ी बूटियां लेने, मुझे कुछ बड़ा राज पता चला है। करण इससे आगे कुछ कहता, उससे पहले उसके बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, जंगल जाकर कोई तीर नहीं मारा है तूने। एक बड़ा चिकित्सक और जड़ी बूटियों का ज्ञाता बनने के लिए इतना काफी नहीं है। दुनिया सलामी करे ऐसा काम करना कोई मजाक नहीं है। करण खामोश नजरों से अपने बाबा को देख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। उसके बाबा इस समय उसे किसी विलन से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन वो जानता था कि उसके बाबा जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। करण को इस तरह खामोश देखकर उसके पिता फिर से उस पर भड़क उठते हैं और कहते हैं, अरे बेशर्म, कभी अपनी पत्नी का तो ख्याल कर लिया कर। कभी तो सोच लिया कर कि अपने पति के होते हुए भी किस तरह से वो अपने मायके में रहती है। वो भी अपनी किस्मत पर रोती होगी कि किस गधे से शादी कर ली है। करण ने जैसे ही अपने बाबा के मुंह से अपने पत्नी की बात सुनी तो उसे अचानक उस दिन वाली बात याद आ गई, जब उसने अपनी पत्नी को कहा था कि वो जल्द से जल्द जड़ी बूटियां लाएगा और उसको घर लेकर आएगा। करण ने अपने बाबा की बातें सुनकर उनको समझाते हुए कहा, बाबा, मैं जरूर एक दिन कामयाब होऊंगा और अपने पत्नी को उसके मायके से वापस घर लेकर आऊंगा। करण की बातें सुनकर कुलपति जी को कोई असर नहीं हो रहा था, जबकि करण की बातें सुनकर और उसे बार बार समझाकर कुलपति जी थक चुके थे। तभी करण अचानक कुलपति जी से कहता है, बाबा, क्या मैं एक बार अपनी पत्नी से मिलने जा सकता हूं? क्या मैं एक बार उसको समझा सकता हूं कि वो मुझे गलत समझती है? मैं जरूर कुछ बड़ा करूंगा और उसे वापस घर लाऊंगा। करण की बेतुकी बातें सुनकर कुलपति जी उसे तुरंत मना कर देते हैं और उसे कहते हैं, तू कभी भी मेरा सिर नीचा करने वहां नहीं जाएगा। क्या मुंह लेकर जाएगा तू वहां? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती कि अब तू वहां पर जाने की बात कर रहा है? तू इतना। कुलपति जी इससे आगे कुछ बोल पाते तभी अचानक करण की मां ने वहां आकर कुलपति जी की बात को काटते हुए कहा, जाने दीजिए ना। अगर वो जिद कर रहा है तो उसका भी तो मन करता होगा ना कि अपनी पत्नी से मिले, दो चार बातें करे, और वो भी बेचारी अपने मायके में पड़ी पड़ी तंग आ गई होगी। अपनी मां की बातें सुनकर करण अपनी मां को गले लगा लेता है और उनसे कहता है, मां, बाबा को समझाओ ना, बस एक बार उससे मिलने दे, क्योंकि उसके बाद तो मैं उसे घर ही लेकर आऊंगा। करण को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर कुलपति जी करण की मां से कहते हैं, तेरे लाड प्यार की वजह से ये बिल्कुल डिब्बा हो गया है। अपने परिवार का तो नाम ये डुबा ही रहा है, अब अपने ससुर के घर जाकर उनका नाम बदनाम करने की प्लानिंग भी कर रहा है। लेकिन ठीक है, जिसको जैसा लगे वैसा।
वैसे भी इस गधे को समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इतना कहकर कुलपति जी वहां से चल दिए। करण को अब उसके बाबा की बातों का बुरा नहीं लगता था। उनकी बातें सुन सुनकर करण को अब एक आदत सी हो गई थी। करण अब उसकी पत्नी को मिलने के लिए तड़प रहा था। उसने पक्का कर लिया था कि वो अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी से मिलेगा, चाहे उसके ससुर कुछ भी कर ले। वो अपनी मां की सहमति के बाद पैदल ही अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। करण अब बेफिक्र होकर अपने ससुराल की तरफ बढ़ रहा था। उसका ससुराल उसके गांव के पास वाले गांव में ही था, जो कि उसके गांव से थोड़ी दूर पर ही था। करण एक वक्त तक बहुत सोचता था और अपने आप को कोसता भी था, लेकिन जब से उसे उस गुफा का राज पता चला था और उस जड़ी बूटियों का राज पता चला था, तब से वो बदल सा गया था। उसे अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आलसी होने के साथ साथ जितना भी भोला था, वही उसमें अब बदलाव आ गए थे। उसे पता था कि उसके ससुर उसे उसकी पत्नी से मिलने नहीं देंगे, लेकिन वो अलग ही अंदाज में अपने ससुर से भिड़ने के लिए जा रहा था। करण अब अपने ससुराल पहुंच चुका था। वो अपनी शादी के बाद से कभी भी अपने ससुराल में नहीं आया। उसे सब कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके ससुर का घर किधर है और उसे किस तरफ जाना है। वो जैसे जैसे उस गांव में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे नए लोग उसे मिल रहे थे। करण को देखकर गांव वाले अलग ही रिएक्ट कर रहे थे। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे अपने ससुर का पता पूछे। तभी उसे पेड़ के पास कुर्सी लगाए हुए एक आदमी बैठा मिला। करण उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे भाई सुनो, ये श्रीनाथ जी का घर देखे हो क्या? करण की बात सुनकर वो आदमी करण को लगातार घूरे जा रहा था। अरे कभी इंसान नहीं देखा है क्या तुमने, जो इस तरह से घूर रहे हो? करण थोड़ा गुस्सा होते हुए उस आदमी से कहता है। करण को गुस्सा होते देख उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये मदद मांगने के लिए आया है या फिर धमकाने के लिए। वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से उठकर जाने लगा। करण पीछे से चिल्ला रहा था और उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, ओ भाई साहब, अरे पता तो बता दो, कहां भाग रहे हो? करण चिल्लाता ही रह गया और वो आदमी वहां से भाग गया। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसा अजीब आदमी था जो बिना कुछ बोले ही भाग गया। मैं कोई भूत हूं क्या? करण खुद से ही सवाल कर रहा था। तभी उसे अचानक अपनी पत्नी सामने से गुजरती हुई दिखाई दी। वो फटाफट उसके पीछे दौड़ते हुए गया। वो पीछे से लगातार आवाज लगा रहा था। उसके पीछे दौड़ते हुए करण उसके घर तक पहुंचा ही था कि घर से बाहर निकलते हुए उसके ससुर ने उससे कहा, रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। करण अपने ससुर की बात सुनकर अचानक रुक गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके ससुर ने उस पर गुस्सा होते हुए कहा, क्यों आए हो तुम यहां? इतना कुछ होने के बाद भी अब भी कुछ बच गया है क्या, जो मुंह उठाकर चले आए? जरा सी भी शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मैं अपनी पत्नी से मिलने आया हूं। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, करण ने अकड़ दिखाते हुए अपने ससुर से कहा। करण की अकड़ भरी बातें सुनकर उसके ससुर भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में करण से कहा, अरे कुलपति जी का नाम तो तुम डुबा ही चुके हो, अब मेरा नाम क्यों बदनाम करना चाहते हो मेरे गांव में? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करते तो दूसरों का मान सम्मान तो किया करो। करण के ससुर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो करण पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। तभी उसके ससुर ने उससे कहा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वापस लौट जाओ। कुछ काम धंधा तो सूझता नहीं है तुम्हें। पहले अपने गांव वालों का नाम बदनाम करते थे, अब मेरे गांव में भी इज्जत का कचरा करवाने के लिए आ गए। तुमसे मेरी बेटी की शादी करके मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। करण के ससुर उसे अनाप शनाप बोल रहे थे। तभी घर में कुछ डांटने जैसी आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है। वो करण को अपने सामने देखकर दंग रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर करण यहां उसके घर क्यों आया है।
अपनी पत्नी को सामने देखकर करण थोड़ा सा भावुक होकर उससे गिड़गिड़ाकर कहता है, सुनंदा, बस एक बार मेरी बात सुन लो। एक बार अपने बाबा से कह दो कि तुमसे बात करने दे, फिर मैं इन्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। करण की बातें सुनकर उसकी पत्नी अपने बाबा को मनाने की कोशिश करती है कि एक बार उसकी बात सुनने दे, लेकिन उसके ससुर बस एक ही जिद पर अड़े हुए रहते हैं। इससे कहो कि यहां से चला जाए। करण की पत्नी सुनंदा अपने बाबा को जैसे तैसे करके मनाती है और उसके बाबा गुस्से में लाल होकर अंदर चले जाते हैं। अब करण अपनी पत्नी सुनंदा को अपने सामने देखकर थोड़ा भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसको अपनी पत्नी से मिलने के लिए कितना परेशान होना पड़ रहा है। तभी उसकी पत्नी हड़बड़ाकर उससे कहती है, तुम क्यों आए हो यहां? तुम्हें पता था ना कि बाबा ने तुम्हें यहां आने से मना किया था, फिर क्यों अपनी बेइज्जती करवाने आ जाते हो? अपनी पत्नी सुनंदा की बातें सुनकर करण उससे कहता है, मैं जानता हूं सुनंदा कि तुम्हारे बाबा हमारी शादी तोड़ने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हाथ लगी है जिससे मैं अपनी योग शक्ति को मजबूत कर सकूंगा और उन जड़ी बूटियों से कुछ ऐसी औषधि तैयार करूंगा जिससे मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं नकारा नहीं हूं। बस तुम मुझ पर विश्वास कर लो। लेकिन विश्वास कैसे करूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम जो कह रहे हो वो करके भी दिखाओगे? कैसे यकीन कर लूं मैं तुम पर? मुझसे अब बाबा का गुस्सा सहन नहीं होता। सुनंदा करण से नाराज होते हुए कहती है। सुनंदा की बातें सुनकर करण विश्वास भरे शब्दों में उससे कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अब जंगल जाऊंगा और वहां से कुछ ऐसी औषधियां हासिल करके लौटूंगा जिससे तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही पड़ेगा। अब आगे क्या होगा? क्या करण जंगल जा पाएगा? उसे अपनी पत्नी सुनंदा से कह तो दिया है कि वो जंगल से जड़ी बूटियां लाएगा, लेकिन उस गुफा का क्या राज है? क्या उस गुफा से जड़ी बूटियों को लाना आसान होगा? जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, ओनली ऑन पॉकेट FM। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।